हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्ते और नमस्कार। क्या हाल चाल आप सबके? एकदम बढ़िया, सब एकदम बढ़िया। हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ चंगा। चलो बच्चों, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होगे और आप लोग धीरे 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 करके अपने फ्यूचर को आगे तरक्की और सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे। तो बेटा उसी मेहनत में एक छोटा सा योगदान इस वन शॉट का भी रहेगा। हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 के पेपर 7 का बोले तो टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस में आईडीटी का और आईडीटी के अंदर भी जीएसटी का एक चैप्टर जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स, हम इसके बारे में आज जानेंगे। आज की क्लास में से हम फटाफट तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। बोलो रेडी हो गया? हाँ सर रेडी है। तो बच्चों आओ, जब आप रेडी हो मैं भी रेडी हूं, तो फिर इंतजार किस चीज का है? फिर फटाफट इन टॉपिक को खत्म करते हैं। सर हाँ सर, क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी, लाइक इसमें 3 मेन चीजें हैं, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ये कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर शायद क्वेश्चन बन जाए, है ना? तो आओ 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 आओ, शुरू करते 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 हैं। चलो सर, चैप्टर का नेम टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स। हाँ सर ठीक है। बेटा कहीं ना अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोसीजरल कंप्लायंस सुना होगा आपने, जीएसटी के अंदर प्रोसीजरल कंप्लायंस। इसके अंदर जो मेन पार्ट है वो रजिस्ट्रेशन का होता है। एक तो रजिस्ट्रेशन है जो इंपॉर्टेंट माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिटर्न्स का टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है और उन्हीं की कैटेगरी में फिर ये टॉपिक आता है जिसमें हम टैक्स इनवॉइसेस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, जनरली होता क्या है? आओ मैं बता देता हूं। जनरली मेरे बेटा, जनरली जो सप्लायर है, हाँ बेटा, जीएसटी में जो सामान सप्लाई करता है, बेचता है, हम उसे सप्लायर बोलते हैं, है ना? यस सर। और जो रिसीव करता है उसे क्या बोलते हैं? रिसिपिएंट। हाँ सर ठीक है सर। तो जब सप्लायर ने रिसिपिएंट को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करे, जब गुड्स या सर्विसेज या बोथ जब सप्लाई करा, तो सप्लाई करने के बाद कुछ टाइम पीरियड आएगा बेटा। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इनवॉइस भी देना होता है, टैक्स इनवॉइस भी देना होता है। क्या देना होता है? टैक्स इनवॉइस। ठीक है, सप्लायर रिसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस बनाकर देगा। ठीक है, आपने जीवन में कितनी बार गुड्स एंड सर्विस खरीदे होंगे बेटा? कोई लैपटॉप खरीदा, फोन खरीदा, टीवी खरीदा, कुछ भी खरीदा, कोई सामान किसी मॉल में जाकर सामान खरीदा, तो वहां पे हमारे को बहुत बार हमने हमारे जीवन में इस टॉपिक को ना जाने कितनी बार प्रैक्टिकली देखा हुआ है। प्रैक्टिकली टैक्स इनवॉइस को ना जाने हम लोगों ने कितनी बार देखा हुआ है ना? टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या आता है सर? इसमें आते हैं गुड्स क्या थे, सर्विसेज क्या थी, प्राइस क्या था। प्राइस का मतलब बेटा यही, प्राइस ही बड़ा होकर वैल्यूएशन बन जाता है। प्राइस क्या था, है ना? इसमें जीएसटी कौन सा वाला था? लाइक एसजीएसटी था, आईजीएसटी था, यूटीजीएसटी था, जो भी था वो सब कुछ इसके अंदर होता है। हाँ, कोई डिस्काउंट वगैरह है तो वो इसके अंदर होता है ना? गुड्स एंड सर्विसेज के एचएसएन कोड, एसएसी कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये सब कुछ होता है। जीएसटी नंबर, है ना? जीएसटी, अरे हट जा, जीएसटी नंबर होता है। सप्लायर का, रिसिपिएंट का, अगर रिसिपिएंट वो है रजिस्टर्ड पर्सन है, एड्रेस वगैरह भी लिखे होते हैं, है ना? एड्रेस लिखे होते हैं दोनों पार्टियों के। फिर पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर पेमेंट, है ना? पेमेंट का मोड क्या था, ये सब कुछ लिखा होता है। तो बेटा इन सारी चीजों को, और भी इनके जैसे और भी बहुत सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें मिलाकर ही टैक्स इनवॉइस कहलाती हैं। टैक्स इनवॉइस
का मतलब ये है इस बिल में कहीं ना कहीं जितने रुपए का भी ये बिल था, मान के चलो 10,000 रुपए का, तो इस पे जीएसटी चार्ज है, इस पे जीएसटी लगा हुआ है, मान के चलो 18% था, तो 1,800 रुपए का जीएसटी लगा हुआ है, तभी उसको हमने टैक्स इनवॉइस के नाम से पुकारा। अगर जीएसटी नहीं लगा हुआ होता तो हम उसे टैक्स इनवॉइस के नाम से नहीं पुकार रहे होते। तो टैक्स इनवॉइस इसलिए ये कहलाता है। एक तो बेटा ध्यान देना, ये जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं और इसके जैसी जो और भी चीजें आती है, वो ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम्पल की वजह से लिख रहा हूं। हाँ एग्जाम्पल तो है, लेकिन ये सब कुछ हमारा जीएसटी लॉ मैंडेटरी करता है कि ये सारी चीजें हमारे टैक्सेबल इनवॉइस के अंदर, टैक्स इनवॉइस के अंदर लिखी होनी चाहिए। तो इस वजह से ये प्रोसीजरल कंप्लायंस का पार्ट बन जाता है। मैंने ये जो आपको बताया वो इसलिए बताया ताकि आप रूबरू रहो इस वर्ड से जिसका नाम है प्रोसीजरल कंप्लायंस। ठीक है, हाँ सर, ओके, ठीक है सर। आओ अब बेटा, अगर आपको ये कहानी समझ में आई तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। मतलब शुरू तो हो गया है, धीरे धीरे बीच बीच में पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, तेजी तरीके से, है ना, स्लो मोड अलाउड नहीं है। यस सर। देखना बेटा, कहता है हु कैन रेज द टैक्स इनवॉइस। भाई टैक्स इनवॉइस कौन देगा? तो कहता है रजिस्टर्ड पर्सन देगा। अरे बालक, अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं तभी तो मैं टैक्स इनवॉइस दूंगा। सोच के देखो ना, कितनी हंसने वाली मजाक वाली बात है। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो भाई मैं कहां से दे दूंगा, है ना। मैं रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स इनवॉइस को इशू कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अब सप्लाइंग, ये रजिस्टर्ड पर्सन या तो गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहा होगा। अरे भाई सप्लाई कर रहा होगा तो समझ में आता है। बगल में देखो क्या लिखा है, रिसीव कर रहा है, रिसीविंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। भाई रिसीव, देखो सप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, सामान जा रहा है, लेकिन इत्थे तो सामान आ रहा है, क्या यहाँ पे जो सामान ले रहा है वो भी इनवॉइस इशू कर सकता है? हाँ, पढ़ा हुआ है बेटा, ये आपने याद आया? किसी को याद आया ये कहाँ पढ़ा हुआ है? पढ़ा याद है तो बताओ मेरे को, मन मन में बोलो, मैं सुन लूंगा। ये टॉपिक है हमारा आरसीएम सर, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पढ़ा है ना बेटा? हाँ सर जी, पढ़ा हुआ है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसके अंदर आपने पढ़ रखा है, जो रिसिपिएंट है वो आईटीसी क्लेम करने के लिए सेल्फ इनवॉइसिंग करेगा, खुद इनवॉइस इशू कर सकता है। तो पॉइंट इज, इनवॉइस तो इशू कर सकता है ना, तो कौन इनवॉइस इशू करेगा ये ध्यान रखना। इनवॉइस इशू करेगा हमारा रजिस्टर्ड पर्सन। वो रजिस्टर्ड पर्सन या तो सप्लाई कर रहा होगा, जो नॉर्मल सिनेरियो में होता ही है, जो हमारे इस वाले एग्जांपल में हुआ, या फिर रिसिपिएंट भी कर सकता है। लेकिन रिसिपिएंट जब करेगा जब कौन सा वाला केस चल रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है सर, आई होप बच्चों ये वाला पेज क्लियर होगा। ये ना चार्ट फॉर्म में होंगे तो आपको समझने में फटाफट तरीके से आसानी होगी। फिर मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप बुक को रेफर कर लेना, बुक को एक बार रीड आउट कर लेना, तो लगेगा कि ये चैप्टर बहुत ही सरल था, बहुत ही इजी लेवल का था। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आओ बच्चों शुरू करते हैं। एक सेकंड बस, एक सेकंड, एक सेकंड। चलो आगे लिखता है टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। ये तो बेटा आपने पहले भी पढ़ रखा है, टाइम लिमिट क्या होती है, गुड्स की अलग होती है, सर्विसेज की अलग होती है। ये आपने पहले भी टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर भी ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया जाता है ना। लेकिन यहां पे जो मेन मकसद होगा, यहां पे जो आप पढ़ोगे वो मेन इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे कि इनवॉइस कब इशू होता है, इनवॉइस इशू होने का मेन डेट क्या है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर डेट का क्या लेना देना, है ना। तो बेटा इस जो इनवॉइस की डेट है, इसी से तो पता चलेगा कि वो कौन से मंथ में सप्लाई बनेगा, कौन से मंथ की रिटर्न में जाएगा। जीएसटीआर 1 3B में दिखाते हैं ना, पढ़ा हुआ है अपने रिटर्न के अंदर। तो कौन से महीने की रिटर्न में जाएगा, ये सब कुछ जब ही तो पता चलेगा जब क्या होगा,
जब सर जब सर जब सर टैक्स इनवॉइस की डेट्स पता होंगी। अगर टैक्स इनवॉइस की डेट्स नहीं पता तो ये सब कुछ पता लगा पाना आसान काम नहीं है। चलो आओ शुरू करते हैं। किसी को पता है बेटा इसका सेक्शन क्या होता है? तो बेटा वैसे तो बहुत कम ही सेक्शन में याद करने के लिए बोलता हूं, लेकिन सेक्शन 31 थोड़ा ज्यादा काम का होता है। आओ शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कहता है टैक्सेबल सप्लाई है गुड्स का और सर्विसेज का, दो चीजों का है। गुड्स इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, ऐसे गुड्स है जहां मूवमेंट होता है, या फिर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा। अगर गुड्स का मूवमेंट होता है, ये सब पढ़ा हुआ है बेटा आपने, गुड्स का मूवमेंट होता है, गुड्स का मूवमेंट होता है, गुड्स को फिजिकली मूव करना होता है, तो क्या है टाइम लिमिट? क्या है? एट द टाइम ऑफ रिमूवल, जब गुड्स का रिमूवल हो रहा है तब। अगर रिमूवल नहीं होता देन जब डिलीवरी हो रही है तब। तो रिमूवल होता है तो रिमूवल का वक्त, रिमूवल नहीं होता तो डिलीवरी का वक्त। ठीक है। और तीसरा सेल और रिटर्न सप्लाईज। कहता है सेल और रिटर्न समझते हो ना बेटा? अच्छा लगा तो रखना वरना वापस कर देना। ठीक है। तो कहता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 months फ्रॉम द, ये मैं थोड़ा छोटा करता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए पूरा। हाँ अब पढ़ना। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 months फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 महीने के अंदर, या तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई हुआ, या तो 6 महीने के अंदर, विच एवर डेट इज अर्लियर, दोनों में से जो डेट अर्लियर आएगी उस दिन तक टैक्सेबल इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ये जब हो रहा है, ये 6 महीने की मोहलत इसलिए मिल रही है क्योंकि ये सेल और रिटर्न वाला है बेटा। सेल और रिटर्न में हो सकता है हमने सामने वाले को समय दिया हो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला। तो अगर ऐसा कुछ कर रखा है तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो वेट करना पड़ेगा 6 महीने का, या फिर जब सप्लाई मान लिया गया, डीम्ड सप्लाई मान लिया गया, उसमें से जो भी डेट अर्लियर होगी उस दिन तक हमारे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखता है? सर क्या पेपर में क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर? बेटा देखो बन सकता है, जब भी पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। हाँ, अगर नहीं बनने का चांसेस था तो हम ये वाला टॉपिक नहीं कर रहे होते। ठीक है सर, आओ आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा सर्विस की। सर्विस की बिना देखे कोई मेरे को बताएगा क्या टाइम लिमिट थी? पढ़ा हुआ है आपने, यहाँ पे पढ़ा हुआ है, यहाँ पे टाइम लिमिट कितने दिन की थी? अगर मैं बैंकिंग हूं, इंश्योरेंस हूं तो कुछ और था, अदर सर्विसेज है तो कुछ और था। तो ये लिखा हुआ है, पढ़ो। सर्विसेज के केस में विद इन 30 days फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस, और विद इन 30 days जिस दिन सर्विस दे दी वो, और अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस है तो उनके लिए टाइम पीरियड 30 की जगह 45 days होता है। तो सॉरी, हमारे को ध्यान क्या रखना है? गुड्स से रिमूवल हो रहा है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, गुड्स से रिमूवल नहीं हो रहा तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सेल और रिटर्न बेसिस है तो जब सप्लाई हुआ या 6 महीने के अंदर विच एवर इज अर्लियर, और सर्विसेज है, नॉर्मल सर्विस है तो 30 दिन, और अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस वाली सर्विस है तो 45 डेज, क्योंकि उनके पास काम ज्यादा होता है, बोझ ज्यादा होता है, तो उनके लिए टाइम लिमिट थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है। ये पहले आपने पढ़ा हुआ है। इस टॉपिक की खास बात क्या है? ये टॉपिक आमतौर पर बच्चा पहले पढ़ के रखता है। ठीक है सर, अब सवाल उठता है सर कई बार ना सर्विसेज कंटिन्यूअस जाती है, लगातार जाती है, तो क्या होगा? तो बेटा आओ देखते हैं। कहता है सेम टॉपिक है बेटा, टाइम लिमिट इशुएंस ऑफ इनवॉइस की, लेकिन अब है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब हम गुड्स को लगातार, जैसे सर्विस लगातार जाती है ऐसे गुड्स भी हो सकता है लगातार जाए, तो लगातार गुड्स जाएंगे तो क्या होगा, और फिर लगातार सर्विसेज जाएंगी तो क्या होगा? तो पहला कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, दूसरा कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पहले गुड्स देखते हैं क्या होगा। टाइम लिमिट बिफोर और एट, या तो पहले या तो उस वक्त। कब सर? कब? एट द टाइम ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज इशूड, जब स्टेटमेंट इशू करी जाती है, जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू करी जाती है। ठीक है, ठीक है। और ईच सक्सेसिव पेमेंट इज रिसीव्ड, या तो जब पेमेंट रिसीव्ड होती है, या तो जब स्टेटमेंट इशू होती है, या तो जब पेमेंट रिसीव होती है, इन टाइम से पहले पहले इशू इनवॉइस हो जाना चाहिए। इससे पहले मतलब इन टाइम के हिसाब से इनवॉइस को इशू कर देना है, अदरवाइज पेनल्टी या जो भी होता है वो आपके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है
तो हमारे को ध्यान रखना है जो अकाउंट स्टेटमेंट इशू होती है वो, या जब पेमेंट आएगी तब, ठीक है। तीसरा मतलब अगला बेटा, जैसे पिछला पॉइंट था, पहले आपने गुड्स पढ़ा, सर्विस पढ़ा, अलग अलग पढ़ा, फिर कंटिन्यूस सप्लाई गुड्स का पढ़ा, अब पढ़ोगे कंटिन्यूस सप्लाई सर्विसेज का। तो कहता है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेन्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू डेट असर्टेन्ड है तो ड्यू डेट से पहले, जैसे कि आमतौर पे वो क्रेडिट कार्ड में होता है, ड्यू डेट पहले से पता होती है क्या रहने वाली है, ठीक है। दूसरा, नॉट सो असर्टेनेबल, ड्यू डेट पता नहीं लग सकती, देन बिफोर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या तो पहले या तो जब पेमेंट आ रही है तब। पेमेंट दे रहा है, ले बेटा बिल पकड़ अपना और निकल, ठीक है। या तो पहले, अगर पहले हो सकता है तो कर दो, वरना पेमेंट के टाइम पे भी इशू इनवॉइस कर सकते हो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, ठीक है। पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, भाई पेमेंट किसी इवेंट पे टिका हुआ है, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो इवेंट खत्म होने से पहले। इन शॉर्ट, पहले दोनों वाले में बेटा, इन दोनों वाले में नॉट रिलेटेड टू एनी इवेंट, ये दोनों पॉइंट किसी इवेंट से रिलेट नहीं होते थे। तो या तो जब ड्यू डेट अगर फिक्स है तो ड्यू डेट से पहले या उस वक्त, या जब पेमेंट आ रही है तब या उससे पहले, ठीक है। लेकिन अगर किसी इवेंट पे टिका हुआ है कि भाई ये टुकड़े टुकड़े में ये सारे काम करने, ये सारी सर्विसेज देनी है, और कोई इवेंट कंप्लीट होने वाला है, तो इवेंट कंप्लीट होने से पहले या इवेंट कंप्लीट होते वक्त हमारे को इनवॉइस इशू करना है। बच्चों ये ही मेन टॉपिक था, मैं सच कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपने ये पढ़ लिया ना, और अगर आपने ये याद कर लिया, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये चीज है ना, यहां नो डाउट थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प है, लेकिन आप इसे पढ़ने के बाद बुक जब रेफर करोगे तो आपको एकदम मक्खन लगने वाला है। तो प्लीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे अच्छे से देख कर जाना। अभी तो बहुत बेसिक से पॉइंट है, मेन ये टाइम लिमिट इश्यूएंस वाला काम का था। इसे तो मैं हर बच्चे को चाहूंगा कि यार तुम याद करके जाओ। चलो आओ शुरू करते हैं सर, आगे। ये हो गया, हाँ सर। कहता है इंपॉर्टेंट कंटेंट, बेटा कंटेंट, अभी हमने कंटेंट ही तो देखा था, जो मैंने वो डायग्राम बनाया था, है ना। बहुत बेसिक से है। नेम, एड्रेस एंड जीएसटी ऑफ सप्लायर, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर, इनवॉइस का सीरियल नंबर, और डेट ऑफ इशू, कब इनवॉइस दिया। नेम, एड्रेस, जीएसटी ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का नाम पता। नेम एंड एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट अलोंग विद द डिलीवरी एड्रेस, नेम एंड स्टेट कोड, अगर सप्लाई 50,000 या उससे कम की है। वेयर वैल्यू 50,000 अगर ज्यादा है तो, अगर वैल्यू 50,000 से कम की है तो नेम एंड एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। एचएसएन कोड, जो हार्मोनाइज सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का। डिस्क्रिप्शन, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है, ये सारे एकदम बेसिक पॉइंट है। क्वांटिटी कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्स रेट कितना है, जीएसटी वीएसटी कितने रेट का है, कितना टैक्स है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, एड्रेस क्या है, मतलब सिग्नेचर विग्नेचर, ये सारी बेसिक चीजें एक टैक्स इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए। तो टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए वो बता रखा है। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे। अभी तक हमने देखा रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है। रजिस्टर्ड पर्सन में भी सप्लायर और रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कब, जब एचएसएन आरसीएम लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम लिमिट पढ़ा बेटा, टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट था, गुड्स का अलग था, सर्विस का अलग था, कॉन्टिन्यूस गुड्स का अलग था, कॉन्टिन्यूस सर्विसेज का अलग था। कॉन्टिन्यूस सर्विस वाला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बैंक और इंश्योरेंस वाले को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, याद रखना 45 डेज वाला, ओके। एमसीक्यू होता तो ये बहुत काम की बात थी, आपके लिए भी काम की है, सब्जेक्टिव में भी काम कराएगा, ठीक है। फिर हमने टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होता है, तो बेटा अगर बाय चांस पेपर में आए ना तो हर बच्चा इसमें नंबर स्कोर कर लेगा, ये इतना इजी टॉपिक है, ठीक है। आने के चांसेस बहुत कम है। ये देखते हैं मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस। बेटा गुड्स के सप्लाई की कॉपी ट्रिप्लिकेट बनेगी और सर्विसेज की सप्लाई की कॉपी डुप्लीकेट बनेगी। डुप्लीकेट मतलब 2, ट्रिप्लिकेट मतलब 3। कहता है ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट के लिए, जिसके पास माल जा रहा है, सामान जा रहा है, रिसिपिएंट के लिए। डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के लिए, डुप्लीकेट। और ट्रिप्लिकेट मेरे पास, मैं रखूंगा अपने पास सप्लायर के लिए, ठीक है। अब सोच के देखना, सर्विसेज के केस में तो ट्रांसपोर्टर है ही नहीं। आपने कभी देखा सर्विस ट्रांसपोर्ट में लद के जा रही है? ट्रांसपोर्ट में जैसे गुड्स रखे होते हैं ट्रक में, वैसे सर्विस रखी है, डब्बे में भर भर के सर्विस रखी है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। तो इसलिए वहां पे ट्रांसपोर्टर वाली कॉपी हट गई, सीधी सी बात है। एक ओरिजिनल कॉपी हमारे रिसिपिएंट के लिए और एक डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर के लिए। तो ये ध्यान रखना,
ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट के लिए होती है, और ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। मैं मालिक बनने वाला हूं, मैंने सामान खरीदा है, तो मेरे को डुप्लीकेट क्यों मिलेगा? मेरे को तो ओरिजिनल मिलेगा। ओरिजिनल कॉपी हमेशा रिसिपिएंट की होती है, ठीक है। द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इशूड ड्यूरिंग अ मंथ, क्वार्टर shall be furnished electronically in form GSTR1। ये तो बेटा रिटर्न्स के अंदर भी आप पढ़ोगे। GSTR1 जो कि रिलेट करती है आउटवर्ड सप्लाई से, है ना। इसके अंदर आपको सीरियल नंबर और बाकी सारा डिटेल चढ़ाना पड़ेगा जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे जाकर। कहां चढ़ाते हैं बेटा ये? जीएसटी कॉमन पोर्टल पे। GSTR1 की ड्यू डेट अगले महीने की 11 तारीख होती है, 10 होती है, लेकिन 11 भी आमतौर पे लॉ के अंदर लिखी हुई है। चलो, आई होप बच्चे वाला टॉपिक क्लियर होगा। गुड्स में ट्रिप्लीकेट और सर्विसेज में डुप्लीकेट। ओरिजिनल हमेशा रहेगी उसके लिए, रिसिपिएंट के लिए। फिर उसके बाद डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्टर है तो उसे डुप्लीकेट, अदरवाइज जो ट्रिप्लीकेट है वो सप्लायर के लिए, और यहाँ पे डुप्लीकेट सप्लायर के लिए। चलो सर आगे बेटा, ई इनवॉइसिंग शुरू करें। मतलब बहुत ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन है सिलेबस में, तो एक बार देख लेते हैं कि ई होता क्या है, क्या होता है ई। तो बेटा ई इनवॉइसिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। ई मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। आओ पढ़ते हैं। क्लास ऑफ पर्सन मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस। ई इनवॉइस किस किस को मैंडेटरी है इशू करना? तो इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, याद करने वाला है बेटा, याद करने वाला है। समझाने वाला होता तो अपन समझते, समझने वाला वो था टाइम लिमिट वाला पॉइंट, तो वहां समझा। यहां पे ना याद करने वाला है कि किन लोगों के लिए मैंडेटरी है, तो पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन, आप रजिस्टर बिजनेस होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन ग्रेटर देन 5 करोड़। भाई टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। तो अब मैं बता देता हूं, इसमें है अमेंडमेंट। ये अब 5 करोड़ नहीं है मेरे बालक, 10 करोड़ है। ध्यान रखना, आप लोग जो भी पेपर देने जा रहे हो अब 10 करोड़ की फिगर लिखकर आना, ठीक है। और तीसरा, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, इस साल के बाद किसी भी साल में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कब? जब रजिस्टर बंदे हैं और टर्नओवर 17-18 के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड 10 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। चलो अब शुरू करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ये तो फिर भी थोड़ा काम का था, ये तो फिर भी ए पॉइंट थोड़ा काम का था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टर्म्स ई इनवॉइस स्कीमा कुछ काम का नहीं है बेटा, कुछ भी काम का नहीं है। बस इसमें एक फॉर्म नंबर आता है जीएसटी आईएनवी, आईएनवी का मतलब है इनवॉइस, तो ये काम का भी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, बेटा ये आईआरपी, जहां पे जाकर आपको ई इनवॉइस इशू करना है। ई इनवॉइस कहां इशू करेंगे? इंस्टाग्राम पे जाकर नहीं रे भाई, ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप जाओगे, गूगल करोगे तो आपको ये मिल भी जाएगा, ठीक है। कहता है एक वेबसाइट है फॉर अपलोडिंग और रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस बाय नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन वही रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, ठीक है। IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर, एक यूनिक रेफरेंस नंबर है, जनरेटेड एंड रिटर्न बाय IRP। या IRP में डेटा पुट करोगे तो वहां से मिलेगा आपको। ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ ई इनवॉइस, GSTN इनवॉइस विल बी वैलिड ओनली विद अ वैलिड IRN। कह रहा है आपका जीएसटी का इनवॉइस जब भी वैलिड होगा जब आपके पास IRN होगा। अगर आपके पास IRN नहीं है तो आपका जीएसटी का इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाएगा, ई इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाएगा। बेटा ये सब कुछ काम का नहीं है। एडवांटेज ऑफ ई इनवॉइसिंग बच्चों वाले हैं बेटा, कोई भी चीज ई हो जाती है तो उससे फायदा होता है। क्या फायदा होता है आओ एक बार देखते हैं। ऑटो रिपोर्टिंग, जीएसटी रिटर्न्स में जीएसटी पोर्टल पे ऑटो इनवॉइस अपलोड हो जाएगा। ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल, ई वे बिल बेटा इसी टॉपिक के बाद ई वे बिल आता है 50,000, याद होगा आपको, ई वे बिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो ई वे बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन एरर्स, ट्रांसक्रिप्शन एरर्स, वो जो डेटा फीड करते वक्त जो एरर्स होती है वो थोड़ी कम हो जाएंगी। अर्ली पेमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। ये यार ये तो ऐसा लग रहा है क्लास 12th की बिजनेस चल रही है।
बिजनेस अच्छे से होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन अच्छी हो जाएगी, गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे, नकली इनवॉइसेस के चांसेस कम हो जाएंगे, टैक्स इवेजन कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बिजनेस की, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? बेटा देखो, बन तो कुछ भी सकता है पेपर के अंदर, तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इन पे ना टाइम डिवोट मत करना, बस पढ़ना और मूव ऑन, पढ़ना और मूव ऑन। अगर पेपर में आए तो बना बना के आप लिख सकते हो, ठीक है? चलो सर आगे देखते हैं। कुछ ना सिचुएशंस आएगी जहां पे ई इनवॉइस इशू करना है, तो कहता है सिचुएशन इन विच ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू ए रजिस्टर्ड पर्सन बाय नोटिफाइड पर्सन, मतलब जो बी टू बी सप्लाई है, ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। एक्सपोर्ट्स एप्लीकेबल है इनवॉइस, लेकिन बी टू सी नॉट एप्लीकेबल। इनवॉइस इशूड बाय आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनके केस में भी नॉट एप्लीकेबल। मैं कलर चेंज कर लूं क्या? हाँ सर। सप्लाई मेड बाय नोटिफाइड पर्सन, टैक्स ऑन विच इज पेबल अंडर आरसीएम, आरसीएम है तो एप्लीकेबल है, तो बेटा बी टू बी एप्लीकेबल, एक्सपोर्ट्स एप्लीकेबल, आरसीएम एप्लीकेबल, बाकी सब में नॉट एप्लीकेबल है। पढ़ो अगला। वेयर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाईज आर रिसीव्ड बाय नोटिफाइड पर्सन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, नॉट एप्लीकेबल। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसमें बिल ऑफ एंट्री सुना होगा बेटा, नॉट एप्लीकेबल। तो अगर नहीं भी सुना कोई बात नहीं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो कुछ पॉइंट दे रखे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड ये आरसीएम, इन तीन में एप्लीकेबल है, बाकी जगह पे ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है, लॉ कहता है, ठीक है? और बेटा अगला पॉइंट ना इसी के कॉमन सेंस पे निकलेगा, सोच के बताना। अगर इनवॉइस ई जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है, तो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट का झंझट बचा। सोचो, कॉमन सेंस लगाओ बेटा। डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कॉपियां तो जब निकलती है ना, जब हार्ड कॉपी जा रही है, यहां तो ई कॉपी जा रही है, ई इलेक्ट्रॉनिक, तो यहां पे पढ़ना, नो रिक्वायरमेंट ऑफ इश्यूइंग इनवॉइस कॉपीज इन ट्रिप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट कब? जब गुड्स से। डुप्लीकेट कब? जब सर्विसेज थी। लेकिन अब इन सब की जरूरत नहीं बचेगी, क्यों? क्योंकि भाई ई इनवॉइस जा रहा है ना, ई इनवॉइसिंग हो रहा है। वेयर ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, कहां इनवॉइस एप्लीकेबल होता है? ई, ये भी क्लियर है। तो अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, देन नो नीड ऑफ इशूइंग इनवॉइस कॉपीज इन ट्रिप्लीकेट और डुप्लीकेट, तो आपको ट्रिप्लीकेट और डुप्लीकेट कॉपीज इश्यू करने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो नहीं है, इतना इजी पॉइंट है भाई। बेटा मैं फिर कहूंगा, आप टाइम लिमिट वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ के जाना। अभी है, अभी और बचा हुआ है, मैं बस आपको रिकॉल करवा रहा हूं। सबसे पहले आपने वो पढ़ा कि किसे इनवॉइस इशू करना होता है, टैक्स इनवॉइस किसे इशू करना होता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है? फिर टाइम लिमिट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वो बहुत काम का था। फिर जब से ई इनवॉइस चल रहा है, वो 10 करोड़ वाली लिमिट ध्यान रखना, 5 करोड़ नहीं, कितनी याद रख के जानी है? 10 करोड़। फिर ई इनवॉइस के फायदे, टैक्सेबल इनवॉइस का कंटेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपने देखी हुई है। आओ आगे बढ़ते हैं। सर अब ये बताओ, किन लोगों को ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्पशन है, किन लोगों को ई इनवॉइस इशू करने से आजादी है? तो आओ देखते हैं, हु हैज द आजादी। कुछ नाम लिखे हुए बेटा, एसीजेड, आजादी, कलर कलर कलर, अरे कहां गया भाई? एसीजेड, ई इनवॉइस नहीं करना। इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, अरे भाई बेचारा बैंक वाला एनबीएफसी अगर यही करने बैठेगा तो बेचारा अपना काम कहां से करेगा, तो इसलिए इन लोगों के लिए भी नहीं है एग्जाम्पशन। जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सप्लाइंग सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज, रोड के द्वारा अगर सामान जा रहा है तो नहीं करने की जरूरत है। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इंसान की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स सिनेरियो, वो स्क्रीन सिनेरियो कह रहा हूं, जो मूवी देखने चाहते हैं वहां पे ई इनवॉइस देने लगेगा, तो बताओ कितना अजीब सा हो जाएगा, तो एग्जाम्पशन है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज, सरकारी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन लोगों को भी ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। क्या पॉइंट है यार ये? एसईजेड, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनियां, जीटीए रोड वाले,
और फिर ट्रांसपोर्टेशन इंसानों का, पैसेंजर्स का, गवर्नमेंट ऑफिसेज, वो मल्टीप्लेक्सेस, एडमिशन वाले, तो इन सारी चीजों में जहां पे स्क्रीन मूवी चल रही होती है, इन सारी चीजों में ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्पशन है। इन लोगों को ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, डन है? बेटा देखो, अगर मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी होने के लिए बोलूं, तो ये जो हर पॉइंट, ये जो ई इनवॉइसिंग के आप छोटे छोटे पॉइंट पढ़ रहे हो ना, इन सबको मिलाकर याद रख के जाना। इन लोगों को अलग अलग मत पढ़ना, इन सबको अलग अलग टाइम डिवोट नहीं करना, मिलाकर एक कहानी याद करके जानी है आपको इसकी। बताओ बच्चों, क्लियर है क्या यहां तक? चलो आओ शुरू करते हैं। कहता है ओवरऑल वर्क फ्लो ऑफ इनवॉइस, काम का नहीं है, एक बार देख लेते हैं। टैक्स पेयर्स क्रिएट जीएसटी इनवॉइस ऑन देयर ओन अकाउंटिंग, बिलिंग या ईआरपी सिस्टम। सबसे पहले जो टैक्स पेयर है वो खुद अपने सिस्टम पे बनाएगा एज पर ई इनवॉइस स्कीमा। लेकिन फॉर्मेट, स्कीमा का मतलब है बेटा फॉर्मेट, फॉर्मेट वो यूज करेगा जीएसटी INV 01 वाला, ये जो अभी नाम आया था, है ना, ये ई इनवॉइस के फॉर्मेट का फॉर्मेट है INV 01 के अंदर। टैक्स पेयर अपलोड द ई इनवॉइस स्कीमा टू IRP। जो मेरे सिस्टम से, मेरे पोर्टल से ई इनवॉइस बना, है ना, ई इनवॉइस बना इस वाले उस फॉर्मेट के हिसाब से, इसे मैं IRP पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा। IRP जनरेट करेगा IRN, वो जो रेफरेंस नंबर आया था। फिर IRP डिजिटली साइंस द इनवॉइस एंड ऐड QR कोड। उस पे QR कोड ऑटोमेटिकली, इसका ये खास बात है, QR कोड से ऑटोमेटिकली बिल आ जाता है, ठीक है। IRP रिटर्न्स ई इनवॉइस ऑफ सप्लायर, और वापस मतलब सिस्टम में बिल डालो और सिस्टम हमारे को एक ई इनवॉइस निकाल कर दे देगा। कितना आसान हो गया है यार, मतलब ये सच में आसान है। लेकिन बेटा ये बड़े बिजनेसेस के लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए ये सब कुछ नहीं है ना। छोटे बिजनेसेस इसमें टाइम लगाएंगे तो वो अपने ग्रोथ के बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। तो ई इनवॉइस में मैं अपने सिस्टम पे बनाऊंगा इनवॉइस, लेकिन फॉर्मेट वही वाला रखूंगा जो GST INV 01 वाला है। फिर उसे अपलोड करूंगा IRP पोर्टल पे, फिर IRN आएगा, ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगा, फिर उसके बाद QR कोड लग जाएगा, उस पर छोटा सा ऊपर लगा होता है राइट साइड में, कभी देखा हो। फिर उसके बाद ई इनवॉइस कंप्लीट हो जाएगा, मेरे पे कॉपी आ जाएगी ई इनवॉइस की, ऑनलाइन कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। चलो करें आगे। यस सर, यहां तक का क्लियर है क्या बेटा? ईवे बिल सिस्टम का तो मैं नहीं बताने वाला, ये ईवे बिल के अंदर ही पढ़ोगे आप, इसमें मेन ईवे बिल का ही है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कुछ जनरेट करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ ये देख लेते हैं एक बार, कैंसिलेशन ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस। जो इनवॉइस इशू हो गया, जो इनवॉइस हमने IRP पोर्टल में डाल दिया, अब उसका कैंसिलेशन कैसे होगा? तो कहता है cancellation of reported invoice allowed by seller by reporting IRN on IRP within the specific time। टाइम लिमिट के अंदर अगर आप पोर्टल पे जाकर IRN नंबर डालोगे तो IRN नंबर के बेसिस पे वो जो भी इनवॉइस था वो कैंसिल किया जा सकता है। तो कोई बोले एक बार ई इनवॉइस इशू हो गया तो कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो आप आंसर बोलोगे हाँ कैंसिलेशन पॉसिबल है। IRN नंबर IRP पोर्टल पे जाकर डालोगे तो फिर कैंसिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। आओ शुरू करते हैं आगे। कहता है अमेंडमेंट ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस। जो इनवॉइस रिपोर्ट हो गया, जो IRP पोर्टल पे चला गया, अमेंडमेंट ऑफ ई इनवॉइस ऑलरेडी अपलोडेड ऑन IRP, क्या अमेंडमेंट पॉसिबल है? तो कहता है पॉसिबल ओनली ऑन GST पोर्टल, नॉट पॉसिबल थ्रू द IRP। कह रहा है GST पोर्टल पे जाकर फिर आपको वो चेंज करना पड़ेगा। IRP पोर्टल जो हमारा इनवॉइस वाला पोर्टल है, उस वाले पोर्टल पे अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं है। इन्होंने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि GST पोर्टल पे चेंजेस अलाउड नहीं है। ई इनवॉइस वाले GST पोर्टल पे अलाउड है ई इनवॉइस वाले, IRP पोर्टल पे ई इनवॉइसेस की अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं कर रखी है, ठीक है। हो सकता है आने वाले ड्यू टाइम में अलाउड हो जाए। चलो आगे देखते हैं बेटा, एकदम छोटू छोटू पॉइंट है। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, due date of issuance of certificate of registration, consolidated revised tax invoice CRTI
may be issued in respect of taxable supply made to an unregistered recipient during this period. कह रहा है जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा हो सकता है आप CRTI एक कॉन्सेप्ट बोला, आप शॉर्ट में सारे को समराइज करके इशू कर देना जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो जाए. In case of interstate supply where the value of supply does not exceed rupees 2.5 lakh, a CRTI may be issued separately in respect of all unregistered recipient. अगर unregistered recipient है तो हम ये जो CRTI बता रहा है इसको भी हम इशू कर सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू की बात करें तो अप टू 2.5 लाख रुपए तक का ये पॉसिबल है. क्या सर ये सब कुछ रटे? नो मेरे भाई, नो. ठीक है, आगे भाई ये काम का है. कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस क्या है सर? ये देखते हैं, आओ. टैक्स इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड. ये लाइन दिख रही है ना, ये लैपटॉप को यूं कर दो, फोन को यूं कर दो तो दिखेगी. अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस, और सामने वाले को चाहिए भी नहीं. भाई मैं वो खाने गया, वो बड़ा पाव 80 रुपए का था, ठीक है. अब वो जो बड़ा पाव मैं खा रहा हूं, सामने वाला मेरी तरफ देख रहा है और मैं उसकी तरफ देख रहा हूं. मैं कह रहा हूं बिल दे, मैं कह रहा हूं बिल दे तो उसे देना पड़ेगा, लेकिन वो रजिस्टर्ड है, वो सामने वाला रजिस्टर्ड है. लेकिन अगर वो क्या कहते हैं, मैंने बिल नहीं मांगा और 200 रुपए तक का ही मैंने खाया है या सामान लिया है, तो अब जरूरी नहीं है मैं अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, मैं रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होना चाहिए. जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, मैंने उससे इनवॉइस नहीं मांगा, तो वो क्या करेगा, मेरे छोटे छोटे, हमारे जैसे छोटे छोटे इनवॉइसेस को हर किसी को, कितने लोगों को वो देगा? मैंने मांगा भी नहीं हूं, मैं रजिस्टर्ड हूं, लेकिन वो रजिस्टर्ड है और 200 रुपए से कम का सप्लाई है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है. तो इस केस में वो एक हम जैसा, मेरे जैसे जितने भी लोगों को उसने बड़ा पाव खिलाया, इन सबका एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी काट सकता है. कंसोलिडेटेड मतलब इकट्ठा. फिर से बोलता हूं भाई, किसी शॉप पे शॉप रजिस्टर्ड थी, शॉप रजिस्टर्ड थी, इस पे ये सारे लोग आए, ये अलग अलग लोग आए, ये सारे लोग अनरजिस्टर्ड है. ठीक है सर? हाँ सर, ये सारे लोग अनरजिस्टर्ड है, इस शॉप पे ये सारे लोग आए. अब सब कोई 80 रुपए का खा रहा है, कोई 100 रुपए का खा रहा है, कोई 40 रुपए का खा रहा है, कोई 20 रुपए के पानी की बोतल खरीद रहा है, कोई 90 रुपए का खा रहा है, कोई 110 रुपए का खा रहा है, कोई 190 रुपए का खा रहा है, ऐसे खा रहे हैं. ठीक है, तो 200 रुपए से कम की है सबकी, हम सारे लोग, ये सारे लोग अनरजिस्टर्ड है और इन लोगों को बिल से मतलब भी नहीं, खाया पिया और जाओ, नहीं चाहिए बिल. ठीक है, तो उस केस में अब सप्लायर क्या करेगा? अब सप्लायर एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, शैल बी इशूड फॉर सच सप्लाई एट द क्लोज ऑफ ईच डे, हर दिन का. अब वो क्या करेगा, शाम को देखेगा पूरे दिन में अच्छा इतने रुपए के बिके, इन सबका एक साथ टैक्स इनवॉइस बना देगा और अपने पास रख लेगा. भाई ये वाली बात बहुत काम की थी, एक टाइम लिमिट वाला पॉइंट और एक ये कंसोलिडेटेड वाला. आप इन दोनों पॉइंट को गलती से छोड़ने की कोशिश मत करना, प्लीज ध्यान रखना, गलती से छोड़ने की कोशिश मत करना, बहुत 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 गलत बात हो जाएगी मेरे बेटा. चलो सर अभी तक क्या क्या पढ़ लिया बेटा? चैप्टर है ही बहुत छोटा और मतलब एक क्वेश्चन डिजर्विंग तो है, बन सकता है. टाइम लिमिट वाला पॉइंट याद रखना है, ये कंसोलिडेटेड वाला याद रखना है, ई इनवॉइसिंग का डेटा सारा याद नहीं रखना, बस उसका एक कहानी आपको याद करके जानी है. ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा. अब बिल ऑफ सप्लाई, बेटा इस टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए मैं आपको ये याद दिलाता हूं तो आपको याद आ जाएगा. कंपोजिशन स्कीम, सर जी हमें पढ़ा हुआ है, सेक्शन 10 था इसका, है ना? 10(1), 10(2)(a), लिमिट भी याद है सर, 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख, याद है? ऐसा कुछ याद है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, इस चैप्टर का नहीं है ये, तो बस अभी इसका रेफरेंस आएगा, इसलिए मैं ऐसे इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, इससे थोड़ा सा ये आपको याद भी आ जाएगा.
ठीक है, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम ये हमारी लिमिट है ना। इन लोगों को, कंपोजिशन स्कीम वाले लोगों को टैक्स इनवॉइस इशू करना अलाउड नहीं होता, ना ये टैक्स ले सकते हैं, ना ये टैक्स जीएसटी ले सकते हैं, ले भी नहीं सकते, और टैक्स इनवॉइस इशू करना अलाउड भी नहीं है। हाँ, और तो और मैं एक ऐसे इनकी बात चल रही तो बस बता रहा हूं, आईटीसी भी अलाउड नहीं है, आईटीसी अलाउड नहीं है। और इनके रेट भी फिक्स होते हैं, 1%, 5% और वो सर्विस वाले 6%, है ना। ये मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा सा हल्का सा याद दिला दिया कि ये सब कुछ इसके अंदर होता है। नाउ हमारे टॉपिक का नाम है बेटा बिल ऑफ सप्लाई। तो जब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते तो करेगा क्या, ये कंपोजिशन वाला सप्लायर, कंपोजिशन स्कीम वाला जिसने ऑप्ट करा, वो करेंगे क्या, क्या इशू करेंगे, वो भी तो सामान बेच रहे हैं, वो इशू करेंगे बेटा बिल ऑफ सप्लाई। खत्म। कहता है रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड है भाई, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या तो आप एग्जेम्प्टेड गुड्स दे रहे हो, ये आपके लिए नया है, लेकिन ये वाला पड़ा हुआ है पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, या तो एग्जेम्प्टेड गुड्स दे रहे हो, या तो क्या कर रहे हो, कंपोजिशन वाले हो, कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट इन कर रखा है, तो आप लोगों को टैक्स, भाई तुम टैक्स ले नहीं रहे तो टैक्स इनवॉइस क्यों इशू कर रहे हो। क्या ये लोग टैक्स ले रहे हैं, टैक्स ले ही नहीं रहे तो टैक्स इनवॉइस क्यों इशू करें, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, क्या इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। बताओ बच्चे, समझ में आया क्या, बताओ बताओ बताओ। पक्का क्लियर है क्या, अच्छा पॉइंट था ये, जल्दी से मेंशन करो, सब कुछ क्लियर है, मेंशन करो। सर देखो, कुछ बच्चों की ना क्वेरीज आ रही थी तो मैं उसकी भी बात करता हूं। जीएसटी के अंदर ना, जैसे ये जितने भी टॉपिक हैं, जैसे चाहे प्रोसीजरल कंप्लायंस के अंदर हो जाए, या फिर लेवी एंड कलेक्शन के अंदर हो जाए, ये ना बड़े बड़े हेड हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। आप ना इनको ऐसे टुकड़ों में ही पढ़ो, जैसे सर लेवी एंड कलेक्शन में आप शेड्यूल्स को पढ़ो एक साथ, तीनों शेड्यूल्स को, शेड्यूल 1 2 3 क्वेश्चन बन रहा है इसके ऊपर हर बार। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई एक साथ पढ़ो, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई एक साथ पढ़ो, एग्जाम्पशन अलग पढ़ो, देन आरसीएम अलग पढ़ो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, देन इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम इसी चैप्टर का पार्ट होता है बेटा, कंपोजिशन स्कीम उसे अलग पढ़ो। मतलब मैं क्या समझा रहा हूं वो समझो। आप अगर इन्हें एक साथ पढ़ोगे तो ना आप बहुत बहुत टाइम लगाओगे और फिर आपका कॉन्फिडेंस खत्म होगा। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इन्हें पार्ट्स में बांट के पढ़ो, तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, और आप देखोगे कि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बहुत सारी चीजें पे अच्छा असर पड़ेगा। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे भी यही बोलूंगा, आप रजिस्ट्रेशन अलग पढ़ो बेटा, रजिस्ट्रेशन के अलावा रिटर्न्स को अलग पढ़ो, प्रोसीजरल ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं टैक्स इनवॉइस, इसे अलग पढ़ो, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये आपको करना पड़ेगा। तो आप ज्यादा अच्छे से, अगर आपको डर ज्यादा लगता है तो आप ज्यादा अच्छे से पकड़ बना पाओगे सिलेबस में। आईटीसी जैसा चैप्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसा चैप्टर है तो काफी बड़ा, लेकिन कोशिश करा करो इसे भी पार्ट्स में पढ़ने की। आप जब पार्ट में पढ़ोगे तो आप ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को ग्रैप कर पाओगे। और जब जिस दिन पार्ट खत्म हुआ, एक दिन इस पे लगा, एक दिन इस पे, एक दिन इस पे, एक दिन इस पे, एक दिन इस पे, 5 दिन हो गए, 5वें दिन
के बाद एक दिन रिजर्व करना है, छठे दिन, जिसमें आप इन सबको एक बार तेजी से गो थ्रू कर लो। अगर आप एक ही साथ सारा उठाकर बैठ जाओगे ना तो दिमाग में टेंशन होगी, और टेंशन फिर चीजों को खराब करती है, अच्छी तो नहीं कर सकती भाई। ठीक है, तो पार्ट्स में पढ़ना मैं सबको यही बोलूंगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा स्कोरिंग भी रहेगा। ओके सर, तो बेटा ये वाली बात क्लियर है। हाँ, इससे पहले कंसोलिडेटेड वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट थी, बिल ऑफ सप्लाई वाली। अब उसके बाद ये तो बेटा छोटे छोटे से टॉपिक आएंगे, अब रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, ये सब कुछ है। आओ देखते हैं एक बार इसे। कहता है सप्लायर, सप्लायर ने रिसिपिएंट से पैसा लिया, जाहिर सी बात है ना, ये इसको गुड्स देगा, तो गुड्स दिए नहीं है, पहले ही एडवांस ले लिया, लेते हैं ना कई बार। हाँ, तो जब एडवांस लेगा तो रिसीट वाउचर इशू करेगा। ये डायग्राम यही कहना चाहता है, भाई मैंने आपसे एडवांस का कुछ पैसा ले लिया, लेते हैं भाई, मार्केट में बहुत एडवांस का पैसा लिया जाता है। तो जब एडवांस का पैसा मैंने ले लिया तो मैं इशू करूंगा रिसीप्ट वाउचर। ये ध्यान रखना, रिसीट वाउचर इशू करना जरूरी है। ठीक है, आगे आगे, where at the time of receipt of advance rate of tax nature of supply is not determinable, where at the time of receipt of advance rate of tax is not determinable, nature of supply is not determinable, then tax shall be paid at the rate of 18%, same tax shall be treated as interstate supply। कह रहा है अगर कोई कंफ्यूजन हुई रेट को लेकर तो आप कुछ मत करना, सीधा 18% का जीएसटी लगा देना और उसे इंटर स्टेट बना देना, आईजीएसटी। अगर ये है, क्या है, कोई भी नेचर ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेबल नहीं है, पता नहीं चल रहा क्या होगा, कंफ्यूजन है, तो ठीक है 18% दो, इंटरस्टेट मानो और भागो यहां से। तो ये एक वो है डीमिंग प्रोविजन है कि आप ऐसा कर लेना। ठीक है बेटा, रिफंड वाउचर, अभी था एडवांस वाउचर, अब है रिफंड वाउचर। कहता है इसने इसको गुड्स देने की बात कही थी तो इसने इसको एडवांस दे दिया था, है ना, वही डायग्राम चल रहा है, एडवांस आ गया। अब बदले में इसने इसको रिसीट वाउचर दे दिया था, ये तो पहले ही था। ठीक है, अब सप्लायर ने सप्लाई नहीं करी, क्रॉस लगा हुआ है देखो, सप्लायर ने सप्लाई नहीं करी तो टैक्स इनवॉइस भी नहीं गया। अब जो एडवांस में पैसा लिया था, ये देखो एडवांस में जो पैसा आया है, अब वो एडवांस का पैसा वापस जाएगा, तो उसके लिए इशू करना पड़ेगा रिफंड वाउचर, करना पड़ेगा इशू, ये डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा, रिफंड वाउचर। ये क्या टॉपिक चल रहे हैं यार, आपको ये नहीं लग रहा कि ये तो एकदम नॉर्मल जगत की बातें चल रही है, पैसा लिया है, काम किया नहीं तो रिफंड करना पड़ेगा, बस रिफंड करने के लिए रिफंड वाउचर इशू करते हैं। ठीक है सर, ओके, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है ये। पेमेंट वाउचर, वेयर recipient is receives the supplier taxable on reverse charge basis। रिवर्स चार्ज बेटा पढ़ रखा है आपने 99394। सप्लायर इज रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड वाले का पहले पढ़ लेते हैं, इन दोनों का सेम है। रजिस्टर्ड वाले के केस में रिसिपिएंट विल इशू ए पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, और इनका भी सेम है, चाहे अनरजिस्टर्ड हो और चाहे 94 वाला हो। इन शॉर्ट कोई सा भी केस हो, रिसिपिएंट विल इशू अ पेमेंट वाउचर, रिसिपिएंट भी एक पेमेंट वाउचर करेगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ चल ही क्या रहा है, आरसीएम का चल रहा है। आरसीएम में रिसिपिएंट का रोल बढ़ जाता है, जैसे टैक्स इनवॉइस भी तो आरसीएम में वो बेचारा खुद ही इशू कर रहा है, जैसे वो टैक्स इनवॉइस खुद ही इशू कर रहा है, वैसे ही पेमेंट वाउचर भी उसे खुद इशू करना पड़ेगा। ध्यान रखना, देखो इसे ऐसे समझना, ये रिसिपिएंट है ना, अब इस ट्रांजैक्शन पे आरसीएम लग रहा है, तो जब आरसीएम लग रहा है वो तो कुछ करता नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा, आरसीएम लग रहा है मेरे को ही करना पड़ेगा। तो मैं अभी तक मुझे मिलता था रिसीप्ट वाउचर क्योंकि मैंने पैसा दिया था, अब वो कुछ वाउचर नहीं दे रहा तो मैं ही उसे पेमेंट वाउचर इशू कर दूंगा। पेमेंट वाउचर एक प्रूफ बनेगा कि मैंने पेमेंट करी, क्योंकि वो रिसीप्ट वाउचर नहीं दे रहा तो मुझे यहां से पेमेंट वाउचर देना पड़ेगा। तो चीज सेम है, बस आरसीएम की वजह से सामने वाले रिसिपिएंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। ठीक है, आगे वेयर रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, ये वाला टॉपिक, अगर रिसीव द सप्लाई टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज अंडर 9394। ठीक है, अब कहता है रजिस्टर्ड था अनरजिस्टर्ड था 93 के अंदर ये दोनों और 94 के अंदर वो दोनों। अब कहता है
receives the supply taxable on RCM under section 9394. Supplier is registered, supplier is unregistered, supplier is unregistered. तो recipient shall issue invoice. इनवॉइस इशू करने की बात कर रहा है, ये टॉपिक रिलेट कर रहा है इनवॉइस से और ये टॉपिक रिलेट कर रहा है पेमेंट वाउचर से। दोनों में भाई ये कोई कहने की बात है, ये तो आपने रिवर्स चार्ज में भर भर के पढ़ा है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भाई रिसिपिएंट की ही तो जिम्मेदारी है, तो वही पेमेंट वाउचर देगा, वही पेमेंट वाउचर देगा और वही बंदा फिर इनवॉइस को भी इशू करेगा। बेटा टू इजी यार, टू इजी। टाइम लिमिट याद कर लो बस, उसके ऊपर तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लिखा हुआ है क्रेडिट नोट। बेटा किसी को पता है, कभी जीवन में सुना है क्रेडिट नोट? कभी सुना है तो बताओ, जल्दी से बोलो भाई। सर जब सेल्स रिटर्न हो जाती है, ये सारी चीजें आपने पक्का पक्का पढ़ी होंगी, पक्का। आओ उसी चीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इन डेप्थ देखते हैं। कहता है where one or more tax invoices have been issued for supply of any goods and service। एक या एक से ज्यादा इनवॉइस इशू कर रखा है, गुड्स के लिए, सर्विस के लिए, दोनों के लिए। टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। इनवॉइस में वैल्यू ज्यादा हो गई, ये कलर नहीं दिख रहा होगा ना आपको, इनवॉइस में वैल्यू ज्यादा हो गई है और जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो कम है। ऐसा गजब हो गया। और where the goods supplied are returned by the recipient, goods returned आ गए। और where goods or service or both supplied found to be deficient, कम थे, deficient थे। तो तीन केस बने, इनवॉइस की वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू इससे ज्यादा थी, गुड्स रिटर्न्ड है और डेफिशिएंट है, जो गुड्स या सर्विस मिले वो कम थे। ठीक है, इन तीनों केसेस में टैक्स चार्ज, अगला पॉइंट ये भी बेटा और का पॉइंट है इसी के साथ, टैक्स चार्ज इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब टैक्स ज्यादा लग गया। इस पॉइंट का मतलब यही हुआ ना, टैक्स ज्यादा लग गया और टैक्स पेबल कम हो रहा था। ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मे इशू, इन तीनों के लिए मे इशू वन और मोर क्रेडिट नोट, तो इन चीजों के लिए मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा। रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, किसको इशू करूंगा? रिसिपिएंट को। मतलब अगर इनमें से कोई घटना घटी तो मैं जो सप्लायर है, बायर को क्रेडिट नोट इशू करूंगा, बस खत्म। मतलब ये ऐसा हुआ, समझने की कोशिश करना। 1000 रुपए का सामान था लेकिन वैल्यू टैक्स लगना था 900 रुपए पे ही, तो 1000 रुपए चले गए। तो हमने क्या करा, हमने सोचा 1000 रुपए को काट के ही 900 रुपए वाला बना लेते हैं, तो ऐसा अलाउड नहीं है। 1000 रुपए के बाद 100 रुपए का क्रेडिट नोट इशू करोगे तो वो 900 रुपए बनेगा। ये करना है, काट के ठीक नहीं कर सकते। इन तीनों केसेस में ये ध्यान रखना, ये क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट था। डेबिट नोट, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव बीन इशूड, टैक्स वैल्यू, जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कम है, टैक्सेबल वैल्यू रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, इनवॉइस में कम है और जो टैक्सेबल वैल्यू है वो ज्यादा है। टैक्स चार्ज इन इनवॉइस, इसकी वजह से टैक्स चार्ज इनवॉइस का कम हो गया और रियलिटी वाला ज्यादा है। तो रजिस्टर्ड सप्लायर इस केस में क्या इशू करेगा? डेबिट नोट। किसको? रिसिपिएंट को। तो बेटा अगर क्रेडिट नोट समझ में आया तो उसका जस्ट उल्टा हो गया हमारा डेबिट नोट। अकाउंट्स ही एक अकाउंट्स का छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है, सेल रिटर्न हो रही है और कुछ नहीं। अगर आपने एक टॉपिक समझ लिया सेल्स रिटर्न वाला पिछले वाले टॉपिक में, तो ये सारा डेबिट नोट क्रेडिट नोट का फंडा तो एकदम ही मामूली सा होता है। इसका हमारे जीएसटी लॉ से, मतलब जीएसटी लॉ में यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मेन बेस है वो तो वहीं से आ रहा है। बताओ जी, समझ में आया क्या? डेबिट नोट क्रेडिट नोट एकदम सरल और खत्म पड़े टॉपिक है। क्या सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है? बेटा चांसेस आर लेट से कि 50% चांसेस हैं, बनाया जा भी सकता है और नहीं भी जाया जा सकता। पता है आपको ये वाली चीजें, ये जो भी चीज आपने पढ़ी, चाहे वो डेबिट नोट हो गया,
क्रेडिट नोट्स हो गए, रिसीप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, जो शुरुआत में इनवॉइसेस आए, कंसोलिडेटेड इनवॉइस आया, ये सब कुछ जरूरी क्यों है? ये सब कुछ क्यों करवा क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, या फिर इसका हमारे जीएसटी में क्या लेना देना है? तो बेटा समझना, इसके बाद वाला जो चैप्टर आता है, इसके बाद वाला जो चैप्टर आता है वो जीएसटी रिटर्न्स का आता है। जीएसटी रिटर्न्स में वैसे है तो बहुत सारी, लेकिन जो जीएसटीआर 1 है, दूसरी तो मेन जीएसटीआर 1 होती है, एक होती है जीएसटीआर 3B। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 आउटवर्ड सप्लाई के लिए और 3B आउटवर्ड के लिए। फिर उसमें से आईटीसी वगैरह माइनस करवाओ तो कितनी पेमेंट बनेगी? पेमेंट के लिए, पेमेंट ऑफ जीएसटी के लिए हम 3B यूज करते हैं। ठीक है, 3B फाइल करनी होती है, अगले महीने की 11, अगले महीने की 20। ठीक है, तो जब जीएसटीआर 1 आप लोग फाइल करोगे, फाइल करने में ये सारी चीजें यूज आएंगी, यूजफुल। सर फाइल करते कहाँ है? बेटा हमारे जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे, हमारे जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे ये सब कुछ फाइल करा जाता है। बताओ चीज समझ में आई क्या? हमें इतना सब कुछ पढ़ाने के पीछे का मेन मकसद क्या है? सर मेन मकसद है कि जो प्रैक्टिकल चीज है वो हम देख सके, प्रैक्टिकली इन्हीं चीजों को यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ और थोड़ी ना है भाई। प्रैक्टिकल एक्सपोजर है इस चीज का, आपको जीएसटी रिटर्न में सब कुछ फाइल करने का मौका मिलेगा। डन? बताओ बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एक बार बता दो, बाकी छोड़ो, अभी रहने दो। मैं क्या सोच रहा था ना, मैं सोच रहा था आप लोगों को जीएसटी रिटर्न दिखा देता, लेकिन जीएसटी की रिटर्न जीएसटीआर 1 दिखा देता ना, तो आपको बहुत आसानी हो जाती कि अच्छा ये वाला टॉपिक यहाँ से रिलेट कर रहा है, अगर ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाता। लेकिन ये क्योंकि 1 शॉट है तो मैं सोच रहा हूँ इसे क्लासेस में देखते तो ज़्यादा बेटर रहता। अभी बहुत ज़्यादा उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हम पेपर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ ही काम कर रहे हैं। आप हमेशा कभी भी क्लास में बैठो तो बच्चों हमेशा पेन पेपर लेकर बैठा करो, जो पेन कॉपी रजिस्टर लेकर बैठा करो। नोट्स पहले से बने हुए तो उन पे टिक मारने के काम आएगा। नोट्स नहीं बने हुए या फिर कम बने हुए तो थोड़ा बहुत लिखोगे ना, जितना लिखते हुए पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल साबित होएगा, है ना। सिलेबस जीएसटी का काफी इजी होता है बेटा, सिलेबस जीएसटी का काफी इजी होता है, आप इसे आराम से कर सकते हो। समरी में तो जो मेन टॉपिक आपको करके जाना है, एक तो वो टाइम लिमिट वाला टॉपिक, फिर ई इनवॉइस की समरी, देन ये जो लास्ट में डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स यूज हुए ये, है ना, लाइक रिसीप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिफंड वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब एक नॉर्मली पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि याद ही हो गया, ये इतना इजी है भाई। ठीक है, और अगर मैं आपको होमवर्क की बात करूं तो बेटा आपकी ड्यूटी क्या बनती है, जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, ये 1 आवर का लेक्चर ओवर होने के बाद आप बुक से गो थ्रू पढ़ लेना, बुक गो थ्रू कर लेना, तो आपको ना इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी, इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। बस आपको चैप्टर का एक बढ़िया वाला 1 शॉट मिला, अब उसके बाद आप बुक रेफर करो, देखो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्वेश्चन कैसा बनेगा सर? बच्चे का ये भी डाउट रहता है, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनेगा थ्योरी का ही बनेगा,
थ्योरी ही 99.99% चांसेस है कि थ्योरी का क्वेश्चन ही बनेगा, प्रैक्टिकल बन पाना संभव नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम, आईटीसी, इन सब पे ज्यादा बनता है वैल्यू, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इन टॉपिक्स पे या प्रोसीजरल कंप्लायंस वाले टॉपिक्स पे आमतौर पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम ही बनाए जाते हैं। डन, ये खत्म, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मतलब ये सब करो बेटा। नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ते रहोगे, नॉर्मली आपने क्लास देख ली, उसके बाद कोई और इनपुट नहीं दिया, तो लास्ट के जाकर 10 दिन में परेशान रहोगे। अभी टाइम है, अभी जैन चल रहा है, जनवरी चल रहा है, अभी आपके पास इनफ टाइम है। मेहनत करो, प्रिपेयर करो, सिलेबस हो रखा है, रिवाइज करते हुए चलो, बस खत्म। अगर आप अभी भी वो कर रहे हो, आनाकानी कर रहे हो, तो ये रिजल्ट लास्ट के 10 दिन में आप परेशान हो जाओगे। अभी से मेहनत करो, अभी से प्रिपेयर करो। देखो कितनी इजी चीजें होती हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो फिर आप मेरे को ये भी बता दो, आपको इसके अलावा और कोई और वन शॉट चाहिए? तो आपकी कोई प्रेफरेंस है तो बताओ, वरना मैं फिर एक और वन शॉट लेकर आऊंगा कोई नए चैप्टर का। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई का रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर आऊं। अगर आपकी कोई और प्रेफरेंस है तो वो मेरे को बताना, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और कुछ नए कंटेंट के साथ मिलेंगे कुछ नई क्लास में, नए लेक्चर में, वन शॉट के साथ ही, है ना। यस सर, चल, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अच्छे से पेपर करो, अच्छे से मेहनत करो, रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। अगर आप लोग मेहनत अच्छे से करोगे तो रिजल्ट कभी खराब नहीं हो सकता। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को थैंक यू कि आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करी और अच्छे से पढ़े लिखे, है ना। चलो, बाय बाय है, टेक केयर है, ख्याल रखना अपना और अपनों का। थैंक यू।